मेरे अब्बा इमाम मस्जिद थे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें बहुत मेहनत से पाला था। जब अब्बा का आखिरी वक्त करीब आया तो अब्बा ने वसीयत की कि मेरे बाद मेरे भाई के घर चली जाना। मैंने ऐसे ही किया। अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार ताहा के घर गई। मैं पर्देदार थी, जबकि वहां ताहा के बिगड़े बेटे की पूल पार्टी चल रही थी। मैं अंदर जाने लगी जब ताहा के बेटे ने मुझे खींच कर पूल में धक्का दे दिया। मैं बाहर निकली तो गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। नहीं जानती थी ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। ताया ने मुझे घर में पनाह दी, लेकिन अगली रात ही कयामत मुझ पर टूटी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद ये सुनकर तुम सोचो कि मैंने ये सब कैसे झेला, लेकिन सच ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी का रुख इतनी तेजी से बदल जाएगा। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं एक इमाम मस्जिद की बेटी हूँ। मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम थे, एक सीधे सच्चे और दीनदार इंसान। उन्होंने सारी जिंदगी निहायत सादगी में गुजारी। हमारे घर में कभी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया। उनका एक उसूल था, बेटी इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, और ये दौलत अपने किरदार से कमाई जाती है, किसी के तर्ज से नहीं। ये अल्फाज मेरी रूह में कुंदा है। मेरी माँ का इंतकाल मैंने बचपन में ही देख लिया था। उसके बाद घर में हम तीन ही थे, मैं, मेरी छोटी बहन और अब्बा। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते इमाम साहब की बेटियों ने बहुत पर्दा रखा है, जैसे जमाना पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए दीन की इज्जत ही असल पहचान थी। वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि अब्बा के चेहरे पर थकन के साए गहरे होते जा रहे हैं। उनका दिल कमजोर हो चुका था। एक शाम जब मस्जिद में मगरिब की अजान खत्म हुई, वो घर लौटे। उनके हाथ ठंडे लग रहे थे। मैंने जल्दी से चाय रखी। वो बिस्तर पर बैठे, मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटी। मैंने फौरन कहा, जी अब्बा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी गिरफ्त कमजोर थी, लेकिन अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था। मेरे बाद मेरे बड़े भाई के पास चले जाना, तो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने उससे वादा लिया है। मेरी आंखें भीग गई। हम बाप कैसी बातें करें। वो हल्का सा मुस्कुराए। माँ को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें महफूज रहो। शहर में मेरे भाई का बड़ा घर है, आसाइश है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। उस रात में देर तक जागती रही। दिल में खौफ और बेचैनी थी, लेकिन अब्बा के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। चंद दिन के बाद फजर के अज़ान से पहले मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खटका। मैंने चौंक कर दरवाजा खोला। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून थी, आंखों में नमी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी हिम्मत रखना। मेरा दिल डूब गया। मैं मस्जिद के सैन की तरफ भागी, जहां अब्बा को सफेद कपड़े में लिटाया जा चुका था। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। जनाजा, दुआएं, लोगों की तसल्लियां, और फिर वो लम्हा जब हमें मस्जिद का छोटा सा मकान खाली करना पड़ा। ये वही घर था जिसके हर दीवार में अब्बा की मेहनत और मोहब्बत बसी हुई थी। मैंने हर कोने को हाथ लगाकर अलविदा कहा। हमने 2 कपड़ों का बैग उठाया। मेरी छोटी बहन का हाथ मेरे हाथ में था और मैं उसका सहारा बनी। शहर का सफर शुरू हुआ। रास्ता लंबा था। गांव के खेत पीछे रह गए और उनकी जगह शोर, धुआं और ट्रैफिक ने ले दी। मैं हर पल सोचती रही कि शहर में कैसे जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। शहर पहुंचकर जब रक्षा एक बड़े गेट के सामने रुका तो मैं हैरान रह गई। ये वही घर था जिसके बारे में अब्बा ने बताया था, बल्कि घर नहीं, एक महल। ऊंची दीवारें, गेट पर चमकती हुई लाइट्स और अंदर झांकते हुए सब्ज बाग। गेट पर खड़े गार्ड ने पूछा, जी किससे मिलना है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं इमाम साहब की बेटी हूँ, अपने ताया से मिलने आई हूँ। उसने सर हिलाकर अंदर फोन किया। फिर गेट खुल गया। मैंने अंदर कदम रखा तो एक लम्हे को रुक गई। चारों तरफ कीमती गाड़ियां खड़ी थी। घर की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर गिर रही थी और साथ ही तेज मौसीकी और कहकहों की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने अपनी बहन का हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं पिछले दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी जब एक मुलाजमा ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मेरे कदम खुद ब खुद रुके, लेकिन बहन की कलाई थामे। मैंने दहलीज पार की। जैसे ही अंदर आई, एक अजीब सा शोर मेरे इर्द-गिर्द फैल गया। रोशनी, मौसीकी और कहकहों का हुजूम।
सामने का मंजर ऐसा था कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी ना था। बड़े बड़े फानूसों की रोशनी, चमकता हुआ फर्श और बीच में एक वसी हॉल जिसके किनारे पर कुर्सियां और सोफे लगे हुए थे। हर सोफे पर कोई न कोई बहुए गुफ्तगू या कहकार लगा रहा था। शराब के गिलासों की खनक, सिगरेट के धुएं की लकीर और बीचों बीच एक शोक सा पुल जिसके गधूजों में कच्चा था। मेरा कज़न पुल के किनारे खड़ा था, हाथ में शीशे का एक जाम जिसमें सुनहरी रंग का मशरूब लहरा रहा था। उसके कदम हल्के से लड़खड़ा रहे थे, आंखों में ऐसी बगावत और गुरूर जैसे ये दुनिया उसकी मलकियत हो। उसके इसके 3-4 लड़कियां थी जिन्होंने न जाने क्या पहन रखा था। उनके कपड़े ज्यादा थे या जेवरात में अंदाजा न लगा सके। वो सब हंस रही थी जैसे उनके लिए दुनिया का सबसे दिलचस्प मजाक सामने खड़ा हो। मैंने नजर झुका ली और बहन के काम में कहा, बस सीधा आगे चलते हैं, किसी से बात न करना। हमने कदम तेज किए, लेकिन तभी एक ऊंचा कहकहा फिजा में गूंजा। मेरे कदम रुक गए। ये कौन है? बुरके वाली हूर कहाँ से आ गई? उसने बुलंद आवाज में कहा और सबकी नजरें एकदम मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरी गर्दन झुकी रही, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि दर्जनों आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक तोड़ रही हैं। पीछे से एक और आवाज आई, शायद उसके किसी दोस्त की। हिजाबी क्वीन, शम से मर न जाना, यहाँ की हवा तुम्हें जला देगी। मेरी बहन ने मेरा हाथ और सख्ती से पकड़ लिया। मैंने कदम मजीद तेज किए, लेकिन मेरे कज़न ने बीच में आकर मेरा रास्ता रोक दिया। उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक जैसे कोई खेल खेलने वाला हो। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? उसने कहा और मेरा बाजू पकड़कर वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ाई था कि अचानक उसके कदम रुक गए। मैंने गर्दन बोड़ी तो देखा, दरवाजे पर ताया खड़े थे। उनके चेहरे पर संजीदगी भवें चढ़ी हुई, मगर आवाज में ऐसा जब्त था जो सबको खामोश कर गया। ये हमारी मेहमान है, तुम्हारी बहन जैसी है, होश में आओ। उनका लहजा सख्त था, लेकिन हर लफ्ज में एक अजीब सा वकार था। मेरा कज़न एक लम्हे के लिए रुका, फिर होंठ भींच कर नजरें फेर ली, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो थप्पड़ की बात से भड़क उठी थी। वो बगैर कुछ कहे पीछे हटा, हॉल के दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। ताया ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्मिंदगी की धूल उठी हुई थी, मगर साथ ही एक ऐसा एहतराम भी था जो मेरी आंखों को नीचे कर गया। ऊपर का कमरा तुम्हारा है, मैं माजरत खा हूँ, उन्होंने नरम लहजे में कहा, जैसे अल्फाज भी थके हुए हों। मेरे गले में अल्फाज अटक गए। मैं सिर्फ हल्का सा सर हिला सकी। हाथ में आगे बढ़ी, बीबी जी इधर आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मेरी बहन मेरे दामन से लगी हुई थी, हर कदम पर वो थोड़ा और करीब हो जाती, जैसे सीढ़ियों के नीचे मौजूद शोर से बचना चाहती हो। नीचे हॉल में अब भी मौसीकी दोबारा चल पड़ी थी, मगर आवाज हल्की हो गई थी। शायद सब दोबारा अपने खेल में लग गए थे। ऊपर पहुंचकर खात्मा ने एक दरवाजा खोला। ये आपका कमरा है, जो भी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। कमरा खुला, बिस्तर सादा मगर साफ सुथरा, खिड़की नीम थी। बाहर शहर की रोशनियों की झलक नजर आ रही थी, लेकिन शोर काफी दूर था। एक तरफ लकड़ी की अलमारी, दूसरी तरफ छोटा सा टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। मैंने बहन को कहा, चलो आराम करो, आज का दिन लंबा है। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे पर थकन की नीली लकीरें नुमायां थी, आंखों के गिर्द हल्के और होठों पर खामोशी की मोहर। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। वो पलक झपकते ही नींद में चली गई। मेरे कपड़े भी नमी से बोझल थे। मैंने बैग से दूसरा जोड़ा निकाला और बाथरूम में जाकर जल्दी से बदल दिया। जैसे ही बाहर आई, मैंने अलमारी खोली तो उसमें कुछ इजाफी कंबल और तकिए रखे थे, शायद मेहमानों के लिए। मैंने सोचा कम अज कम ये कमरा मेरे लिए एक महफूज जगह होगा। ये शायद मैं बस खुद को तसल्ली दे रही थी। मैं दीवार से पुश लगा कर बैठ गई। खिड़की से आने वाली हल्की हवा मेरे कीड़े बालों को छू रही थी। आंखें बंद की तो जहन में अब्बा की आवाज गूंजी, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। दिल में कांपती हुई दुआ उठी, या अल्लाह बस इज्जत सलामत रहे। रात के साए लंबे हो रहे थे। कमरे की खामोशी में जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। फिर अचानक जैसे किसी ने नीचे गेट बंद किया हो, हाथ की हल्की सी आवाज आई। मैं चौंकी। फिर नीचे से हल्की सरगोशियां सुनाई थी। शायद दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। मैंने गौर किया तो एक की आवाज पहचानी। ये वही मुलाजिम था जिसने गेट खोला था। वो कह रहा था, आज तो साहब ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला, वरना मियाँ साहब आज से निकल जाते।
دوسرے نے جواب دیا، ہاں لیکن میاں جی کا مزاج بدلنے والا نہیں، آج تم دیکھتے جاؤ اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی، لیکن پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو نیچے ڈرائیو وے میں ایک اجنبی گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سے ایک لمبا آدمی نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا۔ میں اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ کون ہے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون؟ باہر سے خاتمہ کی آواز آئی، بی بی جی یہ دودھ ہے، تایا صاحب نے بیچا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک ٹرے میں دودھ کا گلاس رکھ کر چلی گئی۔ میں نے دودھ کو میز پر رکھا اور دروازے کو دوبارہ لاک کر دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیچے شور اب کم ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ مہمان رخصت ہو رہے ہیں۔ کھڑکی سے جھانکا تو وہی گاڑی اب بھی موجود تھی، مگر لمبا آدمی نظر نہیں آیا۔ میں واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ نیند کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ باہر کا ماحول، گھر کی فضا، ہر آج کے واقعات سب دماغ میں چل رہے تھے۔ بہن گہری نیند میں تھی، اس کی سانسوں کی رفتار میں سکون تھا۔ میں نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور سوچا، یہ شہر شاید میرے لیے ایک کڑا امتحان بننے والا ہے۔ میں نے تکیے سے سر ٹکایا اور خود کو سمجھانے لگی، ابھی تو شروعات ہے، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اندیشہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، جو ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات جیسے لمبی ہو گئی اور میں اس کے ہر لمحے میں مزید محتاط ہو گئی۔ اسی لمحے مجھے پھر نیچے سے ہٹ سنائی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ گہری رات تھی، اتنی خاموش کی گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے میرے کمرے میں چل رہی ہوں۔ ہر ٹک کے ساتھ میرا دھیان ان آوازوں کی طرف جا رہا تھا جو نیچے سے آتی تھی اور پھر ایک دم غائب ہو جائیں۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دل پر گرمی کی لپٹیں محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ میں نے چادر مزید اپنے گرد لپیٹی اور بہن کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی نیند میں تھی، مگر اگلے لمحے راستے سے دبے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ یہ کوئی معمولی آہٹ نہیں تھی، یہ آہستہ آہستہ قریب آنے والے قدموں کی آہٹ تھی۔ میری سانسیں ہلکی ہو گئی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید کوئی ملازم ہوگا، مگر میرے اندر کا خوف کہہ رہا تھا یہ کوئی اور ہے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ آہٹ رکی اور پھر آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھومنے لگا۔ چرخنی ہلکی سی کانپی۔ میں نے فوراً سمجھ دیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ دروازہ کھلا اور وہی کزن اندر داخل ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، قدم سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، جیسے لمبے پنجے جو شکار کو گھیرنے والے ہوں۔ اس کے کپڑوں میں شراب کی تیز بو تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے لہجے میں وہی زہر تھا، مگر اب اور زیادہ گہرا اور خطرناک۔ میں دیوار سے جمی ہوئی کھڑی تھی، میرے قدم جیسے زمین میں کٹ گئے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ میری سانس چھوٹی ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرے دوپٹے کو پکڑ کر کھینچنے کی جسارت کی۔ میرے اندر ایک لمحے کو خوف کے بجائے غصے کی چنگاری بھڑ گئی۔ اگلے ہی پل میرا ہاتھ بائیں طرف میں اس پر پڑے گلدان پر تھا۔ وہ گلدان بھاری تھا، مگر اس وقت اس کا وزن میری ہمت میں بدل گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، میں نے ایک بار کہا، مگر اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ اس کا ہاتھ پھر آگے بڑھا۔ میں نے پوری قوت سے گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ ایک دھماکے کی طرح گلدان چٹکا اور اس کا جسم لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ کمرے میں ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ خون کی تیز بو پھیل گئی۔ میری چیخ خود بخود نکل گئی، اتنی تیز کہ شاید پورا گھر سن سکتا تھا۔ میری بہن ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ وہ خوف سے لبستہ تھی، آنکھیں پتھر کی طرح جمی ہوئی۔ نیچے سے شور بلند ہوا، آدموں کے قدم دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہر قدم کی آواز جیسے میرے دل کی دھڑکن سے مقابلہ کر رہی تھی۔ میں اب بھی ہانپ رہی تھی، رب کا نام بار بار لبوں پر تھا۔ پہلا دروازہ ملازم نے کھولا، پیچھے ستایا اور باقی لوگ اندر آئے۔ منظر ایسا تھا کہ سب ایک پل کو جم گئے۔ میرا کزن فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں گلدان کا ایک ٹکڑا تھا جو اب بھی لرز رہا تھا۔ وہ فرش پر گرا ہوا تھا، ماتھا خون سے تر، مگر اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے، مگر الفاظ صاف نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، اس نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ میرا گلا خشک تھا، مگر ہر لفظ صاف اور بھاری نکل رہا تھا۔ کمرے پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی سانسیں جیسے ایک ہی دھڑکن میں گم ہو گئی۔ خادم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔
ताया की आंखों में सदमा था। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गए, जैसे सोच रहे हों कि अब क्या करना है। फिर अचानक उन्होंने एक भारी फैसला किया। बस उनकी आवाज गूंजी। कमरे की दीवारों ने भी होश लौट आया। बहुत सर चढ़ा गया था। उन्होंने एक नजर अपने बेटे पर डाली, फिर खादिम की तरफ मुड़े। पुलिस को बुलाओ। ये सुनते ही खादिम दौड़ पड़े। एक ने फोन उठाया, नंबर मिलाए, जैसे हर हिंसा गिनती की ताबा बन गया हो। दूसरे ने नीचे जाकर गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा कजन कराह, मगर उसकी कराह में नदामत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और हार का जहर। उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, जैसे ये सब उसकी जिल्लत नहीं बल्कि एक चैलेंज हो। मेरी बहन मेरे करीब आ गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा। हम दोनों एक दूसरे के सहारा बने खड़े थे। मैंने दुपट्टा मजबूती से लिया, खुद को फिर से ढांप लिया, जैसे अपने वजूद पर दोबारा इख्तियार वापस ले रही हूँ। ताया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़े। उनकी पलकें नम थी, आवाज शिकस्ता। बेटी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की तरबियत न कर सका। उनके कंधे झुक गए। वो दौलत के मीनार की तरह थे जो अचानक रेत में बदल जाए। मैंने निगाह झुका दी। अल्फाज कम थे, दुख ज्यादा। मेरे लिए कुछ कहना मुमकिन न था। उसी दमे नीचे से गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। दूर कहीं सायरन करीब आते जा रहे थे। ये कानून के कदम थे जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर पहला पुलिस अफसर आया। उसने अंदर का मंजर देखा और ताया की तरफ बढ़ा। क्या शिकायत दर्ज करानी है साहब? ताया ने इशारा किया। इसने मेरी भतीजी पर हमला करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई हो। दो अफसर आगे बढ़े। उनमें से एक ने नोटबुक खोली और कहा, बीबी जी, आप एक एक बात बताएं, जैसे हुई वैसे। मैंने गहरी सांस ली और पिछले घंटों की पूरी तफसील बयान कर दी। हर लफ्ज जैसे कमरे की दीवारों पर नक्श हो रहा था। वो मेरे कमरे के कोने में झुके, वहां से गुलदान के टूटे हुए टुकड़े जमा किए। एक अफसर ने कहा, ये सब सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। गुलदान के हर टुकड़े पर मेरे कज़न का खून लगा हुआ था और ये खामोश गवाह थे कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए ये कदम उठाया। डॉक्टर भी आ गया, शायद पुलिस ने बुलाया था। उसने मेरे कज़न के माथे पर पट्टी बांधी। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर की रोशनी जैसे मध्यम पड़ गई थी। नीचे लाउंज में भी वो शोख लाइट्स बंद कर दी गई थी जो रात भर जगमगाती रहती थी। शोर हार गया था और शायद किसी हद तक नदामत जीत गई थी। ताया कागजात के साथ खड़े थे। उन्होंने खुद दस्तखत किए, बाप के हाथ, मगर अदल के हाथ में उठे। एक पुलिस अफसर ने ताज्जुब से कहा, साहब, आपको मालूम है ये कितना बड़ा फैसला है? ताया ने जवाब दिया, हाँ, और यही वो फैसला है जो मुझे पहले करना चाहिए था। पुलिस वाले मेरे कज़न को लेकर जाने लगे। उसने आखिरी बार घर के अंदर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही गुरूर नहीं था। दरवाजा बंद हुआ और पुलिस की गाड़ी का दरवाजा भी थर से बंद होने की आवाज आई। ये आवाज जैसे एक बाप के खात्मे का शोर थी। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गई, सांस सीधी की और दिल दिल में रब कर शुक्र अदा किया। मेरी बहन पानी लेकर आई। पी लो, तुम्हें जरूरत है। मैंने ग्लास थामा, मगर मेरे हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल में अलबत्ता एक हल्कापन आ गया था, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। खादमा आहिस्ते से करीब आई और बोली, बीबी, अगर आप चाहें तो हम आपका कमरा बदल दें। नीचे वाले हिस्से में ज्यादा हिफाजत है। मैं सोच रही थी कि ताया ने फौरन कहा, नहीं, ये इनका घर है, इनकी मर्जी, जहाँ चाहे वहीं रहे। उनकी आवाज में एक ऐसा यकीन था जिसने मुझे थोड़ा मुतमईन कर दिया। सीढ़ियों पर नींद के कदम लौट आए थे। बाकी मुलाजमीन भी अपने कमरों में जा चुके थे। हालात जैसे कमजोर पड़ गई थी और मैं पहली बार कमरे में कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, क्या यही था वो शहर जहाँ हिफाजत मिलनी थी? जवाब आसान नहीं था। शायद हिफाजत जगह से नहीं, इंसान से मिलती है। और अब्बा की वसीयत के बाद भी मुझे यहाँ कई इम्तहान देने थे। खिड़की के पास जाकर मैंने आसमान की तरफ देखा। अब्बा की सूरत जहन में उभर आई। उनकी नरमी, दुआ और अमन की महक मुझे बचपन की शामों में ले गई, जब मैं उनके साथ मस्जिद के सहन में बैठती थी और वो कहानियां सुनाते थे। मैंने दिल में पढ़ा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए बस वही काफी है और वही बेहतरीन का एहसास है। उस वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंकी, लेकिन खात्मा की आवाज आई, बीबी जी, ताया साहब आपको बुलाते हैं।
लाउंज में आ जाए। मैं नीचे गई तो ताया सोफे पर बैठे थे, सामने चाय के 2 कप रखे थे। बेटी, कल सुबह वकील के पास जाएंगे, मुकदमा हम पूरी तरह लड़ेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सह लाया। जीता है आपू, मुझे आप पर भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें यहाँ रहो और अपनी जिंदगी दोबारा संवारो। ये घर अब तुम्हारा भी है। ये सुनते ही दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। रात का बाकी वक्त मैंने बहन के साथ बातें करते गुजारा। हमने मदरसे की यादें ताज़ा की, अपने गांव के दोस्तों का जिक्र किया। ये लम्हे मामूली लग रहे थे, मगर इनमें एक नई जिंदगी की झलक थी। और मैंने सोचा, शायद सुबह वाकई हो सकेगी और ये शहर हम मुझे खौफजदा करने के बजाय एक नया आवाज देगा। सुबह हुई तो ताया की आंखों में सुर्खी थी। जागती रात का पूरा मातम उनके चेहरे पर लिखा था। वो डाइनिंग हॉल में कुर्सी खींच कर बैठे और हमें नाश्ते के लिए बुलाया। लहजा नर्म था, जैसे रात की सख्तियां उस नरमी में खुल गई हों। उन्होंने प्लेट मेरी तरफ सरकाई और धीरे से बोले, बेटी, मैं दौलत में डूबा रहा, तरबियत पीछे रह गई। मैंने चाय का घूंट लिया और खामोशी से सुनने लगी। वो बोले, तुम्हारे अब्बा ने सादगी में इज्जत कमाई, मैंने आसाइश में बेबसी। इस जुमले के बाद वो चंद दफे रुक गए, फिर नजर उठाकर हमें देखा। मैं माफी चाहता हूँ, खुद से भी और तुम दोनों से भी। मैंने सुना, सर हिलाया और दिल में एक नर्म सा दिया जल उठा। माहौल बोझल नहीं था, हमरी बातें करनी थी। इसीलिए मैंने पूछा, आज हमें क्या करना है? उन्होंने फौरन फाइल की एक जिल्द मेरी तरफ पढ़ाई। हम तुम दोनों बहनों की सरपरस्ती करेंगे, ये मेरा वादा है, सीधा और साफ। अभी वकील को फोन किया है, 11 बजे हमें वहां होना है। मुकदमा कानून के मुताबिक चलेगा, कोई समझौता नहीं। हम ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े। राहदारी में 2 खादिम सरगोशियां कर रहे थे, हमें देखकर चुप हो गए। मेरा गुजरना उन्हें पैगाम दे गया कि अब ये घर हमें तमाशा नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देगा। नीचे वापस आई तो ताया ने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलवा लिया। गेट पर इंदराज के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, मेहमान कम, कवायद ज़्यादा। इंचार्ज ने नोटबुक निकाली। जी साहब, सीसीटीवी के 2 कैमरे मजीद लगा देते हैं, कॉरिडोर और सीढ़ियों पर। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर की रोशनी अब कम और ज्यादा वक़ार बन रही थी। 11 बजे हम वकील के दफ्तर पहुंचे। वो दरमियानी उम्र का संजीदा आदमी था। फाइल खोली, कलम सीधा किया और बोले, बीबी, आप मुकम्मल तसलसल के साथ वाक़यात सुनाए। तारीखें और वक्त याद हो तो बेहतर, और जो चीज़ें आप नहीं जानती उन्हें साफ कहते कि मालूम नहीं। मैंने बयान शुरू किया। वो दरमियान में सवाल करते, तारीखें लिखते और सबूतों की फहरिस्त बनाते गए। वो दाम के टुकड़े, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस के इब्तदाई FIR और मुलाजमीन के मुमकिन बयानात। उन्होंने एक फॉर्म मेरी तरफ खिसकाया। ये शिकायती बयान की तौसीह है, इसमें आप अपनी तरफ से हिफाजती इक़दामात की दरख्वास्त भी दे सकती हैं, जैसे घर में रसाई की पाबंदी और राब्तों पर रोक। मैंने दस्तखत किए। ताया ने कहा, मेरी तरफ से जमानत नहीं होगी, वो सब कानून तय करेगा। वकील ने इक़दामात में सर हिलाया। यही दुरुस्त है। दफ्तर से निकलते हुए वकील ने हमें अगले कदम बताए। कल मजिस्ट्रेट के सामने इब्तदाई हाजिरी है, फिर मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टें मुंसलिक होंगी। मीडिया से बचना बेहतर है। अगर मजबूरन बात करनी पड़े तो सिर्फ 1 सत्र। मामला अदालत में है। हमने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। बाहर अक्षर होगा तो ताया ने ड्राइवर से कहा, बराह रास्त घर। रास्ते में कोई स्टॉप नहीं। घर वापस पहुंचे तो बावर्ची खाने से सावन की खुशबू आ रही थी। हाथ मैंने झुक कर कहा, बीबी, हमने ऊपर के कमरे में नया लॉक लगा दिया है, ये चाबी रखिए। मैंने चाबी जेब में रख ली। राहदारी में सिक्योरिटी इंचार्ज नए कैमरे फिट करवा रहा था। तारे छत के साथ साफ लाइन में लगी थी। वो मुझे देखकर बोला, बीबी, अगर किसी भी वक्त कोई गैर मामूली बात लगे तो ये बेल दबाइए, पीछे गार्ड रूम में सीधा अलार्म बजेगा। दोपहर के करीब हम सब लाउंज में बैठे थे जब ताया के चंद रिश्तेदार आ गए। हल्की सी चहमगोइयां हुई, चेहरों पर हैरत, कभी अफसोस, कभी सत महरी। एक बुजुर्ग खातून बोली, भाई, घर की बात घर में ही रहती है, पुलिस तक क्यों पहुंची? ताया ने बर्दाश्त से जवाब दिया, घर की बात जब जुर्म बन जाए तो अदालत में रहती है, कमरों में नहीं। कमरे में खामोशी उतर आई। मैंने पहली बार समझा कि फैसला सिर्फ कागज पर नहीं, रवैये में लिखा जाता है। असर से पहले
मैं और बहन छत पर गए। हवा खुशगवार थी। मैंने उससे कहा, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। उसकी आंखें चमक उठी। मदरसे में पढ़ाएंगे? मैं मुस्कुराई। दिल ने हाँ कहती। हमने फौरन अपनी बनदे चुने। करीबी मदरसे की फहरिस्त, राब्ता नंबर, साबिका साथ के रेफरेंस, दस्तावेजात की फोटोकॉपियाँ। मैंने मोबाइल में नोट्स बनाया। तजवीद, बुनियादी दर्जे की निसाब फहरिस्त, इखलाकियात के अस्पाक, हफ्तावार मौजूआत, औकात, सुबह 9 ta 1, हिफाजती इंतजामात, गाड़ी है स्कूल वैन। बहन ने तजवीज़ दी, इब्तिदा में हम खुद अक्शा करेंगे, बाद में स्कूल वैन देख लेंगे। मगरिब के बाद तया ने हमें लाइब्रेरी दिखाई। मेरे अब्बा इमाम मस्जिद थे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें बहुत मेहनत से पाला था। जब अब्बा का आखिरी वक्त करीब आया तो अब्बा ने वसीयत की कि मेरे बाद मेरे भाई के घर चली जाना। मैंने ऐसे ही किया। अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार ताया के घर गई। मैं पर्देदार थी। मगरिब के बाद ताया ने हमें लाइब्रेरी दिखाई। ज़हीन किताबें, रजिस्टर और एक शीशे की अलमारी में पुरानी दस्तावेजात। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे अब्बा के कुछ खतूत है जो उन्होंने परसों पहले मुझे लिखे थे, कभी पढ़ लेना, इनमें तुम दोनों का जिक्र है। मैंने वो लिफाफा दोनों हाथों से लिया। सफ़ों पर संजीदा मगर नरम तहरीर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें जेब में रखा। दिल में आज़म पड़ा कि इस घर में अब हम इल्म और वक़ार लाएंगे, शोर नहीं। खाने पर ताया ने मुख्तसर हिदायत दी। घर के अमले की ड्यूटी रोटेशन पर दी गई। ऊपरी मंजिल पर है वो 3 अमला, रात की शिफ्ट के लिए भी। कल सुबह मैं खुद तुम दोनों को मदरसे ले जाऊंगा। मोहतरम साहब हमारे पुराने वाकिफ हैं, मगर सिफारिश नहीं, सिर्फ तारुफ। मैंने कहा, बस यही चाहिए, बाकी हम तदरीस से साबित करेंगे। तुम हंस पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे अब्बा जैसा जुमला। खाने के बाद दरवाजे पर बैल बजी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने इंटरकॉम पर बात की। फिर ताया की तरफ देखा। साहब, मीडिया चैनल वाले हैं, बयान चाहते हैं। ताया ने मुख्तसरन कहा, उन्हें गेट पर ही बता दो, मामला अदालत में है, कोई तबसरा नहीं। मैंने खिड़की से झांका। कैमरे और माइक आगे पीछे हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खिसक गए। रात होने से पहले मैंने बहन के साथ अपनी तदरीसी फाइलें तैयार की। मैंने एक सादा सबकनामा बनाया। हुरूफ मुफर्रिदात, मखारिज, सिफात लाज़िमा, नमाज की नियत के मसनून अल्फाज, आदाब गुफ्तगू, रोज़ाना 5 जुमले। बहन ने बच्चों के लिए छोटे स्टिकर्स और रिवॉर्ड तैयार किए थे। हम दोनों ने फैसला किया कि क्लास में नज्म और मोहब्बत साथ साथ चलेगी। बाद अज़ां मैंने वो खतूत खोले जो ताया ने दिए थे। पहली सतह में अब्बा का अंदाज पहचान लिया। भाईजान, जिंदगी की असल रौनक तरतीब में है, दिल की भी और घर की भी। अगला पैरा मुझे पढ़ाया गया कि रिस्क में बरकत, इल्म और अदब से जुड़ी है। मैंने खत बंद किया और सोचा कि आज घर की तरतीब बदल रही है। सिक्योरिटी से लेकर गुफ्तगू के आदाब तक ये सब एक नई तरतीब का हिस्सा है। सोने से पहले ताया ने दरवाजे पर आकर बस इतना कहा, बेटी, कल की तुम्हारी पहली जिम्मेदारी, खुद को मजबूत उस्ताद समझ कर चलना, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने सर हिलाया। बहन ने रोशनी धीमी की। कमरे में इत्मीनान फैल गया। मुझे पहली बार लगा कि ये कल शायद शिफा भी दे सकता है। कल रात का अंधेरा हमारे पीछे धुआं होकर रह गया और आगे एक वाज़ेह रास्ता दिखाई दिया। अदालत में कानून की लकीर, मदरसे में इल्म की रोशनी, घर में ज़ाब्ते और वक़ार। मैंने चादर ओढ़ी और दिल में कहा, या नूर, हमारे रास्ते रोशन रखना। फिर सोते हुए ठहराव ने मेरे अंदर जमकर बताया कि अब हम तमाशबीनों के शहर में नहीं, अपने फैसलों के शहर में हैं। हम मदरसे पहुंची तो गेट के अंदर कदम रखते ही एक मानूस सी खुशबू ने इस्तकबाल किया। चौखट पर किताब की खुशबू, दीवारों पर दुआ की लकीरें और सहन में कतार से रखे हुए जूते जो तरतीब सिखा रहे थे। दफ्तर के बाहर शफाफ शीशे के पीछे एक नौजवान क्लर्क रजिस्टर रटपट कर रहा था। उसने हमारा नाम पूछा, कलम खींचा, तारीख लिखी और कहा, मोहतरम साहब अंदर है, आप तशरीफ ले आए। अंदर दाखिल हुई तो कमरे की दीवार पर कदीम घड़ी टिक टिक कर रही थी और मेज पर कुरानी नुस्खे बंधे हुए रखे थे। मोहतरम साहब ने हमारा तारुफ सुना तो आंखों में एतमाद उतर आया। लहजे में वक़ार था। दोनों बहनें हिफ्ज़ तजवीद पढ़ाएंगी और इखलाकियात के असबाब भी। औकात सुबह 9 से 1 बजे तक। जुमे की खुसूसी तरबियती नशिस्त होगी। मैंने कागज़ पर दर्ज शराइत पढ़ी, फॉर्म पर दस्तखत किए और निसाब की फहरिस्त थाम ली। पहली क्लास में दाखिल होते ही नन्ही नन्ही आवाज़ें एक साथ उठी, उस्ताद जी। दिल भर आया।
मगर मैंने खुद को नज़्म के साथ मसरूफ़ किया। तख्ते सियाह पर मैंने बड़े हरूफ में मखारिज दिखा, फिर सिफ़ात लाजिम और आर्जी की मुख्तसर तारीफ गोशे में दर्ज की। मैंने कहा, आज हम हरूफ हल्की से शुरू करेंगे, हम शाया हुर्फों में फ़र्क पहचानना है। मैंने पहला सबक दिया, इज़्ज़त इंसान का जेवर है, उसे थामे रखो, और जो ज़बान कुरान पढ़ती है वो दूसरों को दुख नहीं देती। बच्चों के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैंने 3 तालिबात को कतार में खड़ा किया और एक एक से अलिफ, हमजा, आइन, हा के मखारिज दोहराए। एक नन्ही बच्ची हिबा ने हा पर हलक को जरा सख्त किया तो मैंने आहिस्ता से उसकी गर्दन सीधी करवाई, यूं नरम मगर वाज़े। उसकी आवाज़ साफ हो गई। बहन की क्लास में मैंने झांका तो वो बच्चों को कायदा पढ़ा रही थी। हिज्जे जैसे फूल चुनना, बा, बे, बू। उसने छोटी टीमें बना दी। एक टीम हरूफ की पहचान, दूसरी आरब के दोस्तों की, तीसरी आदाबी गुफ्तगू। एक लड़का जो ज्यादा शोर करता था, उसके हाथ में उसने क्लास मॉनिटर का बैज दे दिया। वो फौरन सीधा बैठ गया और कहने लगा, जो बात बेइजाजत होगी मैं नोट करूंगा। बच्चे हंस पड़े। नज़म कायम हो गई। वक्फे में एक माँ अपने बेटे के साथ आ गई। बीबी, वो कारी जी के सामने घबरा जाता है, जरा अलग से सुन लीजिए। मैंने सहन के कोने में कुर्सी रखकर बच्चे से 2 आयत सुनवाई। आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, हम आहिस्ता शुरू करेंगे, हर रोज़ 2 लाइनें, फिर 3, फिर 4। माँ ने शुक्र अदा किया। हमेशा डांस से नहीं काम बनता। मैंने रजिस्टर में रोज़ाना पेशरफ्त के नाम से एक खाना खोला और तारीख के साथ नोट दर्ज किया। बहन ने इसी दौरान अखलाकियात की मुख्तसर कहानी सुनाई। रास्ता छोड़ देना भी सदका है। 2 बच्चे बाहर निकलते वक्त खुद ब खुद एक तरफ होकर खड़े हो गए और बाकी को पहले गुजरने दिया। मुझे अपने सबक की अमली सूरत साफ दिखाई दी। 11 बजे मोहतरम साहब ने लाइब्रेरी दिखाई। ऊंची अलमारियों में रखी तफासीर, लुगात और सूती कवायद की किताबें। उन्होंने मुझे एक मुख्तसर रिसाला थमाया। ये शामी मखारिज पर एक अच्छा खुलासा है, इससे तरतीब बन जाएगी। और हफ्तावार पर्चे आप खुद बनाएं तो बेहतर, हम सिर्फ फॉर्म मुहैया कर देंगे। मैंने रिसाला खोला, चंद नुकात अपने नोट्स में मुंतकिल किए और तय किया कि पीर को छोटा सा ज़बानी इम्तहान रखूंगी। बहन ने बच्चियों के लिए उसने कलाम कार्ड बनाया। जो भी क्लास में नरम लहजा इस्तेमाल करे उसे दिन के आखिर में कार्ड मिलेगा। जब घड़ी ने 1 बजाए, हम दफ्तर में हाजिर लगाकर बाहर निकले। दरवाजे पर 2 बच्चियां दौड़ती आईं। एक ने कहा, उस्ताद जी, कल मैं बहन को भी साथ लाऊंगी, वो घर में अकेली होती है। मैंने इजाज़त दी। बता देना नाम, रजिस्टर में लिखवा देंगे। गेट के पास अक्षर लेने लगे तो दरबान ने मुस्कुरा कर कहा, पहला दिन अच्छा गुजरा? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, यूं लगता है सांस फिर से मिल गई। रास्ते में बहन ने अगले हफ्ते के लिए मंसूबा बनाया। बुध को हम सफाई और कतार का अमली सबक करें। 5 मिनट में क्लास तैयार, 5 मिनट में बंद। मैंने कहा, जुमेरात को आयात की तजवीदी गलतियों के लिए मुश्तरका प्रैक्टिस। दोपहर को घर लौटे तो लाउंज ठंडा और पुरसुकून था। ताया अखबार तय करके उठे। कैसा रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यूं लगता है सांस फिर से मिल गई। बच्चे जल्द सीख लेते हैं अगर तरीका वाज़ेह हो। और उन्होंने खुशी से लाइब्रेरी के दरवाजे खोले। किताबें खामोश दोस्तों की तरह कतारवार, जो चाहिए ले लिया करो, ये घर तुम्हारा है। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी। मैंने शेल्फ से एक कवायद की किताब और बच्चों के लिए अखलाकी हिकायत का मुख्तसर मजमुआ निकाला। बहन ने बच्चों की किताब उठाई जिसमें तस्वीरें भी थी। कहा, इससे नए अल्फाज, रोज एक सफ़ा। मैंने दिल ही दिल में अब्बा को खबर दी, हम ठीक हैं। शाम को ताया ने कहा, कल वकील ने अदालत की तारीख दी है। पहला कमरा 11:45। तुम्हें सिर्फ बयान की तस्दीक करनी होगी, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने इस बात में सरे लाया और मोहतरम साहब को पैगाम भेज दिया कि कल हम आधे दिन आएंगे और क्लास के लिए कायम मकाम उस्तानी का बंदोबस्त कर दें। दफ्तर से जवाब आया, चल जाएगा, आप फिक्र न करें, बच्चों की वर्कशीट तैयार कर दी है। मैंने रात की फहरिस्त में वर्कशीट, मखारिज और आदाब लिख दिया। असर के बाद हमने सहन में एक छोटी सी नशिस्त रखी। बहन ने खादिमा के बच्चों को हुरूफ ताजी के खिलौने दिए। मैंने घंटी की आवाज़ पर खतार बनवाई। 2 कदम आगे, एक पीछे, नज़म की मश्क। ताया ने मुस्कुरा कर देखा, तुम दोनों ने घर की फिजा बदल दी है। मैंने जवाब दिया, तरतीब से दिल हल्का रहता है। उन्होंने सर हिलाया, बिल्कुल तुम्हारे अब्बा की तरह। रात को हमने दुआ की, गुजरे जख्मों पर सब्र की मरहम।
मैंने कुरान खोला और सूरह शूरा की चंद आयत पढ़ी और चुपके से बंद कर दिया। किचन में खात्मा ने चाय रखी। बाप में घर की महक चाय के साथ मैंने वर्कशीट के खाने खींचे। ऊपर आज का सबक, नीचे मेरी कोशिश, आखिर में घर का काम। 2 जुमले नरम बोल के बहन ने अपने हिस्से में स्टिकर चिपकाए। सितारा, किताब, कलम। हमने दोनों शीट्स क्लिप की और बैग में रख दी। सीढ़ियों पर चलते कदम अब हल्के थे, खौफ कम, यकीन ज्यादा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने राहदारी की लाइट बदल दी थी ताकि रात को सियाह धुंधा न लगे। दरवाजे के नए लॉक पर मैंने चाबी घुमाई। क्लिक की आवाज मुख्तसर मगर पुरातमाद थी। ताया ने नीचे से आवाज दी, सुबह तो मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, अदालत से सीधा मदरसे, दिन जाया ना हो। मैंने कहा, जी। पहला सबक वक्त पर होगा। खिड़की खोली तो चांद ने झांक कर कहा, नया आगाज मुबारक। मैंने ज़ेरे लब पड़ा, या फतह, हमारे लिए खैर के दर खोलते। बिस्तर पर आने से पहले मैंने अब्बा के खतूत के लिफाफे को तकिए के पास रखा। जहन में अगले दिन की तरतीब साफ की। अदालत में मुख्तसर हाजिरी, वापस आकर बच्चों के साथ इज्तिमाई प्रैक्टिस, फिर अखलाकियात का नरम लफ्ज, सख्त मौके वाला सबक। मैंने बैग की जिप बंद की, कमरे की रोशनी मध्यम की और बहन से कहा, कल हम क्लास में एक नया खेल लाएंगे। जो सबसे पहले दूसरों की बारी दे वो जीतेगा। वो हंसती, और इनाम? मैंने जवाब दिया, एक दुआ, ये जुमला और एक सितारा। उस रात मुझे अंदाजा हुआ कि नए आगाज का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, तरीका बदलना होता है। हमने दिन भर यही किया था। निसाब को सलीका दिया, घर में ज़ाब्ता और दिल में यकीन। चांदनी ने कमरे की दीवार पर हल्की सी लकीर बनाई तो मैंने चादर ओढ़ी और सरगोशी में कहा, अब्बा, हम लौट आए हैं। इज्जत के रास्ते पर आवाज़ें छोटी, काम पड़े। फिर नींद आई तो आराम से, जैसा अगला सबक खुद मुझे पढ़ाने वाला हो। अदालत की तारीख आ गई थी। सुबह हमने हस्बे मामूल मदरसे का पहला सबक लिया, फिर वक्त से पहले निकले। ताया की गाड़ी के पिछले हिस्से में मैं और बहन साथ बैठी थी। कागजात, शनाख्ती कार्ड और वकील के नोट्स बैग में रखे थे। रास्ते में ताया ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, सच कहना, न ज्यादा न कम, बाकी मैं और कानून देखेंगे। जिले अदालत के हाथे में दाखिल होते ही भारी इमारत का बोझ महसूस हुआ। हाथे में पुलिस एहलकार, वकला और अपने मुकदमात के इंतजार में बैठे लोग थे। वकील ने हमें मरकजी हॉल के करीब एक बेंच पर बिठाया। खुद रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करवाने चले गए। थोड़ी देर के बाद हमें कमरे अदालत में बुलाया गया। जज साहब ने नजरें उठाकर कहा, बयान दे। मैं गवाही के लिए खड़ी हुई। साफ लफ्जों में सब बयान किया, वक्त, जगह, क्या हुआ, किसने क्या कहा, न एक लफ्ज ज्यादा न कम। वकील ने चंद वजाहत तलब सवाल किए, क्या आपने मुजाहिमत की? किस चीज से? मैंने सच का सहारा लिया। जी। मैंने करीब रखा गुलदान उसके सर पर मारा। कमरा एक लम्हे को खामोश हुआ। फिर वकील ने मेरे बयान पर दस्तखत करवाए। ताया की मौजूदगी हौसला बनी रही। वो खामोश मगर साबित कदम थे। बस कभी कभार वकील के कान में कोई नुक्ता कहते। दूसरी तरफ मेरे कजन के वकला ने शोर मचाया, ये इल्जाम गलत है, गवाह मुतासिर है। ये सब घर के अंदरूनी बात थी, लेकिन शवाहिद पत्थर थे। गुलदान के टुकड़े, मेडिकल रिपोर्ट, खादिमों के बयानात और पुलिस का रिकॉर्ड। दूसरी जमात के आखिर में जज साहब ने फैसला सुनाया। मुलजिम का हवाला फिर भेजा जाता है और बहाली के प्रोग्राम में शिरकत लाजमी करार दी जाती है। ये सजा सख्त भी थी और दुरुस्त भी, एक लकीर जो कानून ने खींची थी। मैंने गहरा सांस लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। ताया ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर दुख भी था और सुकून भी। बाप का दिल सुलगता भी है और सिखाता भी। घर वापसी पर खामोशी हमारे साथ चली, लेकिन ये खामोशी पुरसुकून थी, किसी डर या बोझ की नहीं। लाउंज में पहुंच कर ताया ने कहा, आज का दिन याद रखना, ये तुम्हारी जीत का दिन है, कमजोरी का नहीं। अगले दिन मदरसे में बच्चों ने एक नज़म सुनाई, इज्जत सबसे ऊपर, पैसा सबसे नीचे। मैंने और बहन ने एक दूसरे को देखा और इन अल्फाज ने जैसे हमारे जख्मों पर मरहम रख दिया। शाम की क्लास में मैंने बच्चों से कहा, कभी झूठ की सहूलत न लेना, सच की मुश्किल सह लो। रोशनी अंदर तक उतर गई। घर की राहदारी से गुजरते हुए मैंने आईने में अपना अक्स देखा। वो अब कमजोर नहीं लगता था। मैंने दिल में कहा, खुतूत तकदीर बदलते हैं जब इंसान खड़ा हो। खाने के बाद ताया ने लाउंज में बैठते हुए कहा, तुम दोनों मेरी इज्जत हो। जो कुछ हुआ उसने मुझे तुम्हारे बाप की याद दिला दी। वो भी किसी हाल में उसूलों से पीछे नहीं हटता था।
हमने नजरें झुका दी। ये तारुफ किसी एहसास से कम नहीं था। रात को कमरे में आकर बहन ने खिड़की खोली। चांदनी अंदर आई। मैंने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि अब नींद बेखौफ आएगी। और वाकई उस रात मैं पहली बार बिना किसी डर के सोई। कई माह गुजर गए और जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार दोबारा पा ली। सुबह मदरसे जाना, बच्चों को पढ़ाना, शाम घर में मजलिस मुताला और रात को अपनी तैयारी। मदरसे की इंतजामिया ने नई सीटें और किताबें मुहैया कर दी। बच्चों के लिए रंगीन स्टिकर्स, नक्शो निगार वाले कायदे और कुरान के खूबसूरत नुस्खे आए। हमारी क्लासें भरने लगी। नए दाखिलों के साथ निसाब को तरतीब देना पड़ा, तो मैंने हफ्तावार प्लान बोर्ड पर लिखना शुरू किया। बहन ने क्लासरूम के दरवाजे पर आज का सबक का चार्ट लगा दिया। घर में हर हफ्ते मजलिस मुताला शुरू हो गई। लाइब्रेरी के कोने में सफाई चादर बिछाकर हम सब बैठते। कुरान का दर्स और अखलाकियात पर गुफ्तगू होती। मोहल्ले की चंद खवातीन भी आने लगी। एक दिन ताया ने मजलिस के बाद कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा की सादगी में जो नूर था, मैं अब समझ रहा हूँ कि वो क्यों था। वो सुकून खरीदने से नहीं आता, कमाना पड़ता है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो सुकून ईमान के साथ आता है और उसूल पर डटे रहने से बढ़ता है। हमने घर के एक कोने में खवातीन के लिए हुनर क्लास खोली। 2 सिलाई मशीनें, कुछ कपड़े, कुरान की किताबें और आदाब जिंदगी पर नोट्स। बहन सिलाई सिखाती और आदाब का सबक देती। पहले हफ्ते में 8 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन करवा दी। एक बेवा औरत ने कहा, बीबी, ये क्लास मेरे लिए दुआ के दरवाजे की तरह है। अब मैं कपड़े सीकर अपना खर्च खुद उठा सकूंगी। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। यही मकसद है, सब अपने पैरों पर खड़े हों। बहन के कह कहे अब आज़ाद थे। शाम को जब हम छत पर चाय पीते तो उसका अंदाज वही होता जो गांव में हुआ करता था। वो कहती, मुझे लगता है मैं फिर से वही पुरानी मैं बन गई हूँ, बस अब ज्यादा समझदार। मैंने हंसकर कहा, हाँ, ज्यादा बोलने वाली भी। एक शाम में खिड़की के पास खड़ी थी। उफक पर शाम के नारंगी पर्दे और बादलों के बीच सुनहरी लकीर खींची थी। मैंने दिल में कहा, हम बच गए नहीं, हम बन गए हैं अपनी कहानी के मालिक। नीचे बाग में ताया आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। ये वो इत्मीनान था जो शायद परसों बाद उनके चेहरे पर लौटा था। तरबियत में ताखिर हुई, मगर सच का इंतखाब कर लिया गया। मजलिस मुताला के बाद एक रोज ताया ने कहा, बेटी, तुम दोनों ने इस घर को इज्जत का घर बना दिया है। अब ये जगह मेरे लिए शिफा की जगह है। मैंने कहा, हसन शिफा उस दिन आई थी जब आपने सच का साथ दिया था। वो चुप रहे, मगर उनकी आंखों में शुक्र का साया था। रात को मैंने आखिरी दुआ की सतर दोहराई, या सलाम, अमन उतारते हमारे दिलों पर। उस समय ऐसा लगा जैसे वाकई दिल के ऊपर एक रोशनी उतर आई हो। कल मदरसे में सालाना तकरीब थी। बच्चियां नात पढ़ने की तैयारी कर रही थी। इनामात के लिए रंगीन डब्बे सजाए जा चुके थे। हमने स्टेज पर हरी चादर बिछाई और पीछे तालीम और इखलाक असल कामयाबी का बैनर लगाया। मैंने बहन से कहा, कल हम बच्चों को एक कहानी भी सुनाएंगे जिसमें सच्चाई की जीत हो। वो हंसी, हमारी अपनी कहानी क्यों नहीं? मैंने कहा, अभी नहीं, एक दिन जरूर। तैयारी के दौरान एक बच्ची आकर बोली, उस्ताद जी, मैंने वो दुआ याद कर ली जो आपने सिखाई थी, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। घर वापस आई तो किचन में खात्मा चाय रख रही थी। बाप में घर की महक थी, जैसे हर कमरे में सुकून टपक रहा हो। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मैंने बैग से अब्बा की तस्वीर निकाली। वही मुस्कुराती आंखें, वही दुआ का साया। मैंने तस्वीर को दिल के करीब रखा और सरगोशी की, अब्बा, आपकी बेटियां ठीक है। ये अंजाम नहीं था, बल्कि एक आगाज था। जख्मों से सीख कर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना ही असल जीत थी। और कहानी वहीं जा पहुंची जहां इज्जत सर उठाकर चलती है, जहां खौफ की जगह यकीन ले लेता है और जहां हर दिन एक नए सबक का वादा करता है।